Okay, moving to the next question. Here we have got a question number 17. Assertion reasoning type की क्वेश्चन है. इसमें assertion दिया हुआ है कि chemical coordination is seen in both plants and animals. और रीजन दिया हुआ है plant hormones control directional growth, whereas in animals growth is never seen in one direction only. तो मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि जो हमारा assertion है ये भी सही है कि chemical coordination दोनों में देखा जाता है, और ये वाला पॉइंट भी सही है कि प्लांट हार्मोन जो है वो डायरेक्शनल ग्रोथ करता है और एनिमल जो है उसमें डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं होता है. प्लांट जो है वो आप देख रहे होगे या तो सूट से बढ़ेगा या रूट से बढ़ता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है. ये भी सही है. लेकिन एनिमल्स में, मतलब हम भी एनिमल्स में ही आते हैं. क्लास 10 तक आप एनिमेलिया के खानदान से ही हो, तो आप में कोई डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं दिखता है कि ऊपर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं. हम सब तरफ से बढ़ते हैं, राइट. तो ये भी सही है, वो भी सही है. लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा. मतलब ये रीजन यहां इसके वजह से नहीं है. समझ में आ रहा है? मतलब इस स्टेटमेंट का ये रीजन नहीं हो सकता है. ठीक है, राम ने आम खाया और सोहन ने इमली खाया, ये दोनों ठीक है, लेकिन इसका रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ. ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी वुड बी योर आंसर कि बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर. सही है. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 10 का पावर 6 जूल. गलत है. इसका मतलब है ये सही है और ये गलत है. ढूंढो कहां पे है. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोप जो है वो लेदर फॉर्म नहीं करता विथ हार्ड वाटर. ये सही है. हार्ड वाटर के पास कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है जो कि डिसॉल्व हो जाता है उसमें, व्हाइल रिएक्टिंग विथ सोप फॉर्म स्कम. तो दोनों बात सही है. यहां पे हार्ड वाटर में जो है सोप झाग नहीं बनाता है. और हार्ड वाटर में क्यों झाग नहीं बनाता? क्योंकि हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट जो कि उसके अंदर घुला हुआ रहता है, जो कि सोप के साथ मिलने के बाद स्कम बनाता है, एक प्रेसिपिटेट बना देता है. आप सोप को जब रगड़ोगे कपड़े में तो देखते हो कि वो झाग नहीं बनाता है, वो स्कम बना देता है. क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेट बना देता है उसके ऊपर. ठीक है, तो ये और ये दोनों सही है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फाउंड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सही है. ओजोन सील्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ. ये भी सही है. ओजोन जो है 3 नेसेंट ऑक्सीजन से बनता है और दूसरा ओजोन जो है वो सील्ड प्रोवाइड करता है अर्थ के सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेज से. बट अगेन मैं बोलूंगा कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता. ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. दोनों सही है बट रीजन उसका मतलब उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर. अगला सवाल है हमारे पास. The experimental setup shown in the diagram is used for testing the conductivity of a solution filled in the beaker. If we have 4 solution, namely solution of A sugar है, B में हमारे पास common salt है, C में lemon juice है और D में alcohol है, and fill them in a beaker one by one to test their conductivity. In which cases will the bulb glow? Give reason to justify your answer. अब मुझे बोल क्या रहा है कि भैया एक बीकर लो, बीकर में ये सेटअप पहले से बना हुआ है. ठीक है, 2 रॉड लगे हुए, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और उसके अंदर सॉल्यूशन है. अब आपको बस सॉल्यूशन चेंज करना और कंडक्टिविटी चेक करनी है. किसकी किसकी? शुगर की, कॉमन सॉल्ट की, लेमन जूस की और अल्कोहल की. तो बच्चा आप नोटिस करोगे कि जो शुगर है इसके पास आयंस में डिसॉल्व, मतलब आयंस में डिसोसिएट होने की कैपेसिटी नहीं है. इसकी है. लेमन जूस की भी है. इसके पास क्या होता है? एसिड होता है. इसके पास भी है. अल्कोहल के पास नहीं है. अल्कोहल के लिए बच्चा एक सवाल आता है कि सर अल्कोहल जो है उसके लास्ट में H लगा रहता है, बट बच्चा वो H नहीं लगा रहता, OH लगा रहता है. अगर मान लो तुम्हारे पास C2H5 है, OH है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से बना हुआ रहता है. बट यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे ये इसके पास कैपेसिटी नहीं है ना कि C2H5 प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाए. मतलब ये आयंस का फॉर्म नहीं ले सकता है. इसीलिए इसके पास भी आयन में डिसोसिएट होने की जो है वो क्षमता नहीं है. और हम एक चीज जानते हैं कि कभी भी लिक्विड फॉर्म में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी करानी है
तो उसके लिए आपके पास ऐसे सॉल्ट होने चाहिए, एसिड होने चाहिए, बेस होने चाहिए, मतलब कोई सा भी केमिकल सब्सटेंस होना चाहिए जो कि आयन में डिसोसिएट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म हो जाए। मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए बेसिकली, जो कि आयन में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो इनमें हम देख रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट और लेमन जूस, ये दो लोग ऐसे हैं जो कि आयन में डिसोसिएट हो सकते हैं, और आयन में डिसोसिएट हो गए तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी करा सकते हैं। बट अल्कोहल और शुगर ऐसा काम नहीं करा सकते बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस या आयंस, उनके पास क्षमता नहीं होती है कि वो आयंस में डिसोसिएट करा पाए। सो हमारा क्या होगा, रीजन हमने बता दिया, ये आयन में डिसोसिएट, ये इनके पास फ्री आयंस या आयन में डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। एंड इन लिक्विड वी नीड फ्री आयंस इन ऑर्डर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। In the diagram given below, name the labeled part x and y, mention one function for each. अब देखो तुम्हारे पास x जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और ये y है इसको बोलते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन। अब बच्चा सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि ये रिसेप्टर से मैसेज लेता है, इंपल्स लेता है और भेज देता है किसके पास, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड के पास, कि हाँ मुझे कुछ ऐसा हुआ। मतलब मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर गर्म चीज को अगर आपका हाथ छू लिया तो जो छुआ है वो रिसेप्टर उसको वो क्या करेगा, सीधे स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज भेजेगा कि भैया हमने गर्म चीज छुआ, क्या करना है। तो वो मैसेज भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। कौन, स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंपल्स भेजेगा कि भैया हाथ हटा लो, राइट। तो इसका काम है रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाना इंपल्स को, इंपल्स मतलब संवेदना को, और ये मोटर न्यूरॉन का काम है स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर के पास लेकर के जाना इंपल्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम विच आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ओके, द वेरी फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, इसका काम है सेरिबेलम का काम है। सर स्पेलिंग चेक करना, मुझे लग रहा 2 L होगा, अगर होगा तो लगा लेना भाई। ओके, सेरेबेलम का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और पोस्चर को मेंटेन करने का काम होता है। ठीक है, सलाइवेशन, लार चूना, ये सलाइवेशन चूना नहीं मतलब लार का निकलना, आपके मुंह में लार बनता है ना, सलाइवेशन, ये किसका काम है, ये काम है मेडुला का। मेडुला का काम है कि वो इस टाइप की चीजों को मॉनिटर करता है, मेडुला करवाता है। इनवॉलेंट्री, बेसिकली इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हैं उसको मेडुला परफॉर्म कर रहा होता है, फंक्शन कर रहा होता है। इनवॉलेंट्री जितने भी एक्शन है उसको कौन देखता है, मेडुला देखता है। तो ये इनवॉलेंट्री है ना, लार आपके अरे तक, हाँ आप लार आ जाइए, सलाइवा आ जाइए, ऐसा नहीं होता ना, एनी टाइम चलता रहता है। हंगर, हंगर के लिए कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अगेन स्पेलिंग देख लेना बच्चा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख प्यास इस सब चीजों को जो मेंटेन करता है, जो करवाता है, जो उसको मॉनिटर करता है, जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है, हाइपोथैलेमस। यही क्या करवाता है, भूख में और प्यास में, ये सारी चीजों को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है आपका आंसरिंग ए क्वेश्चन, ये थिंकिंग प्रोसेस का काम है, थिंक करना, प्रोसेस करना। तो तुम्हारा थिंकिंग का काम जो है तुम्हारे ब्रेन में किसके पास है, सेरेबेरम, सेरेब्रम, पता नहीं ई लगे या नहीं लगे, सेरेब्रम। इसका काम क्या है, थिंकिंग प्रोसेस, सोचने वाला काम इसका होता है। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिस्ट 2 ways due to which variation arise in a population, state the importance of variation। अब ऐसा दो तरीका बताओ जहां से वेरिएशन अराइज होता है पॉपुलेशन में। अब अच्छा, वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन का मतलब होता है कि चेंजेस। होता क्या है कि अगर मान लो कोई एक स्पीसीज है, ठीक है, कोई एक स्पीसीज है, वो क्या करता है, जब लंबे समय तक, थोड़ा लंबे समय की नहीं, थोड़ा सा मैं वेरिएशन के बारे में बता दे रहा हूं आपको, कि कोई भी स्पीसीज जब रिप्रोडक्शन करवाता है, जब रिप्रोडक्शन करवाता है तो उसके डीएनए में कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। ठीक है, स्पीसीज जो हैं, जैसे
नर हो मादा हो, ये जब रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, रिप्रोडक्शन करा रहे होते हैं, तो उनके डीएनए में एरर आ जाता है। जब ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपना सारा चीज को, अपना कैरेक्टर को, ट्रेट्स को, जीन्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, तो उनके डीएनए में एरर आ जाता है, जिसके वजह से उनके बच्चे में वेरिएशन देखने को मिलता है। अब एक बात बताओ कि आप आपके पापा के जैसे हो, हाँ ढांचा उनके जैसा है, बट पूरी की पूरी फोटोकॉपी नहीं हो ना आप उनकी, कुछ ना कुछ कमी है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। बट आप अपने आप को अपने परदादा 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 अगर घर में फोटो लगी रखी है तो उसमें देखो क्या आप उनके जैसे थोड़े से भी दिखते हो? आंसर इज नो, क्योंकि बहुत बदलाव आ चुका है। और यही अगर एक बहुत समय हो जाए, 100 साल 50 साल 100 साल से ऊपर का टाइम अगर लग जाता है, तो हम देखते हैं कि ये वेरिएशन कन्वर्ट हो जाता है इवोल्यूशन में। मतलब एक दूसरा प्राणी, आप कहते हैं ना कि आप बंदर के जो है आपके फोरफादर बंदर थे, तो ये कैसे हुआ? बहुत लंबे समय तक बदलाव आते 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 ये सारी चीजें हुआ। तो ये वेरिएशन आता कहां से, सवाल ये है। एक तो मैंने बताया डीएनए के एरर से, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीन में कुछ काम हुआ होगा, म्यूटेशन, ठीक है। अब मान लो यहाँ के जो है, यहाँ के लोग अगर अमेरिका के या वेस्ट इंडीज के लोगों से शादी कर ले और ब्रीड कराते हैं तो वेरिएशन देखने को मिलेगा ना, और फिर उससे आगे उससे आगे उससे आगे करते करते आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जीन में चेंजेस आना, म्यूटेशन होना। दूसरा इन्वायरमेंटल प्रोसेस भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल कारण भी हो सकता है। अब इन्वायरमेंटल कारण क्या होगा कि जैसे मान लो कि कुछ अब बियर भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पोल्स पे रह सकते हैं, और कुछ लोग नॉर्मल जंगलों में भी रहते हैं। तो आप देखोगे कि जो यहाँ के भालू हैं, नॉर्मल भालू, और उधर के भालू में, दोनों में अंतर आ जाता है। ये कैसे हुआ होगा? एक ही प्रजाति के लोग हैं, दो अलग अलग कैसे हुए थे? इन्वायरमेंट के कारण। जिस तरीके से कंडीशन थी, जिस तरीके से अवेलेबिलिटी थी, उनको खाने की स्रोत जिस तरीके से थी, टेम्परेचर जिस तरीके से था, उस तरीके से वो लोग ढल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो क्या हुआ, एक जगह था, उसमें ढेर सारे एक प्रजाति के लोग हैं, जिस प्रजाति का नाम है मान लो ए, ठीक है। उनकी खासियत थी ना कि वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते थे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते थे, और उनकी कमियां थी कि वो कोल्ड को थोड़ा सा भी जो है, मतलब हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते थे, हॉट को बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उनके पास कोल्ड को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। हुआ क्या, बहुत बड़ा बाढ़ आया जिसमें दो लोग बिछड़ गए। अब एक ऐसा जगह चल गया जहां पे पूरा का पूरा गर्मी है, तो उसमें ए वाला जो प्रजाति है वो काम कर रहा था, उसको कोई मजा आ रहा था। लेकिन मान लो जो कुछ उसमें से ऐसे लोग चले गए जो कि एकदम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में चले गए, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मर गए होंगे, उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, अडेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, मर गए होंगे। बट कुछ ऐसे उनमें से होंगे जो कि उस चीज को अडेप्ट कर लिए, और जो अडेप्ट कर लिए और फिर उनका वंश जब आगे बढ़ा तो देखा गया कि उनके पास क्षमता की एक्सट्रीम कोल्ड को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके पास क्षमता नहीं हो गई कि वो हॉट को बर्दाश्त कर पाए। तो तुम्हारे पास देखो एक नई टाइप की प्रजाति तैयार होगी ना, जो कि कोल्ड को बर्दाश्त कर सकती थी। पहले इनिशियल प्रजाति क्या थी? हॉट को बर्दाश्त करने वाली, और कोल्ड थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन ये इन्वायरमेंटल सेटअप ऐसा हुआ कि आपको देखने को मिला। तो वेरिएशन कैसे कैसे हो सकता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी काम कर सकता है और म्यूटेशन काम कर सकता है। अब दूसरा क्या है हमारा क्वेश्चन कि इसमें ही कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चा वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। अगर मान लो इवोल्यूशन नहीं होगा तो बहुत सारी प्रजातियां नहीं बच पाएंगी। जैसे हमने अभी देखा, अगर मान लो जो लोग कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में चले गए थे, अगर वो अपने अंदर वेरिएशन ना लाते तो क्या होता? मर जाते, स्पीसीज खत्म। अरे बात समझ। तो आपको वेरिएशन किस चीज के लिए जरूरत होती है? सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज के लिए, ठीक है। आपका स्पीसीज बढ़ता रहे, सर्वाइव करता रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।